विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वर्क डन फॉर द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो वर्क डन के बारे में पूछ रहे हैं, किसका वर्क डन ज़्यादा होगा, किसका वर्क डन कम होगा, इस तरह से पूछ रहे हैं। ठीक है, और मैं एक्सपेंशन मान के चल रहा हूँ। तो ज़रा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लिया ये पीवी ग्राफ है। एक्सपेंशन में बात अलग होती है, कंप्रेशन में बात अलग होती है। तो मान लिया ये सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, तो एक तो यहाँ थोड़े से करेक्शन करना है। सेम इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए। स्टेट सेम नहीं रहेगी, अलग अलग प्रोसेस से जाओगे तो आप अलग अलग स्टेट में पहुंचोगे। सेम इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। ठीक, तो मान लिया इनिशियल वॉल्यूम था आपका V1 से फाइनल वॉल्यूम आपको V2 तक जाना है, अलग अलग प्रोसेस से। तो एक प्रोसेस तो हुई आपकी आइसोबारिक, ये हुई आइसोबारिक। ठीक, सेम इनिशियल वॉल्यूम से सेम फाइनल वॉल्यूम तक जाना है V1 से V2, आइसोबारिक। ठीक है, एक प्रोसेस आपकी होगी आइसोथर्मल। ये प्रोसेस है आपकी आइसोथर्मल, और एक प्रोसेस होगी एडियाबेटिक। एडियाबेटिक की स्लोप और ज़्यादा होती है, वो और नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुई आपकी एडियाबेटिक। तो ये है पहली वाली है प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, दूसरी वाली है आइसोथर्मल, और ये है आपकी एडियाबेटिक। ठीक, ये तीन प्रोसेस हैं, और इसमें इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम जो है वो सेम है। आपसे पूछा गया कि वर्क डन, तो इसमें तो साफ ही दिख रहा है एरिया अंडर कर्व वर्क डन होता है, और सबसे ज़्यादा एरिया आइसोबारिक प्रोसेस का आएगा। इतना बड़ा एरिया आएगा ये पूरा, तो ये पूरा एरिया आएगा आइसोबारिक का, तो आइसोबारिक का वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो एरिया आएगा वो आइसोथर्मल के नीचे आएगा, उससे छोटा एरिया आइसोथर्मल का होगा, तो ये वर्क डन आइसोथर्मल का हो जाएगा। और सबसे कम जो एरिया आएगा वो एडियाबेटिक के नीचे आएगा, क्योंकि वो सबसे नीचे है, तो एडियाबेटिक का वर्क डन सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन किसका है? आइसोबारिक का, फिर आइसोथर्मल का, फिर एडियाबेटिक का। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। आइसोबारिक का सबसे बड़ा है, उसके बाद आइसोथर्मल है, और सबसे छोटा किसका है? एडियाबेटिक का। When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure पे उसको हम हीट कर रहे हैं, the fraction of heat energy the fraction of heat energy supplied which increases the internal energy। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा इंटरनल एनर्जी में जा रहा है, यानी आपको निकालना है डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा U जो होता है वो होता है NCV डेल्टा T, और डेल्टा Q जो होगा, सिंस ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो ये होगा NCP डेल्टा T। क्लियर? और CP अपॉन CV होता है गामा, तो ये आपका आ गया 1/गामा, और डायटोमिक के लिए गामा जो होता है 1.4 होता है, 7/5। तो 1/गामा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5/7। तो अगर आप 7 जूल डायटोमिक गैस को 7 जूल एनर्जी दोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो 5 जूल तो चली जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और बाकी 2 जूल जाएगी वर्क डन करने में, डायटोमिक के लिए। मोनो एटोमिक के लिए रेशियो अलग आएगा। The molar heat capacity in a process of diatomic gas if it does a work of Q/4 when a heat Q is supplied to it। ठीक, आराम समझना। आप अगर उसको Q हीट दे रहे हो तो वर्क हो रहा है Q/4, इसका मतलब 3Q/4 कहाँ गई होगी? फिर 3Q/4 चली गई होगी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। ठीक, तो जो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट आ रहा है डेल्टा U, वो है 3Q/4, और जो वर्क डन है वो है Q/4। एनर्जी कितनी सप्लाई करी आपने? Q। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं। Q को क्या लिखोगे? तो लिखोगे NC डेल्टा T। C जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी होगी उस पर्टिकुलर प्रोसेस की, और डेल्टा U को अगर हम लिखना चाहें जो कि 3Q/4 है, उसको क्या लिखोगे? तो इसको लिखोगे NCV। डायटोमिक गैस है तो CB होगा 5R/2 डेल्टा T। अब यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि अगर हम यहाँ से Q निकालने की कोशिश करें, या Q की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं, क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4। क्यू क्या है? NC डेल्टा T, क्योंकि हमें C चाहिए, इज इक्वल टू N टाइम्स FR/2 FR/2 इंटू डेल्टा T। तो N डेल्टा T, N और R ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी R कैंसिल नहीं होगा, डेल्टा T और N कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो C आपका आएगा
वो आपका 2 से कैंसिल करेंगे इसको 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10R/3। ये आपका क्या मिल जाएगा, सी, मोलर हीट कैपेसिटी। कौन सी प्रोसेस है पता नहीं। एन इंसुलेटर कंटेनर कंटेन्स 4 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस एट टेम्परेचर T। एक इंसुलेटेड कंटेनर है, 4 मोल हैं उसके अंदर आइडियल डायटोमिक गैस के, टेम्परेचर T है। अब आपने क्यू हीट सप्लाई करी तो उसमें से 2 मोल जो थे वो डिसोशिएट हो गए, लेकिन टेम्परेचर सेम रहा, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो 4 मोल थे डायटोमिक गैस के, आइडियल डायटोमिक गैस के, टेम्परेचर T था, ठीक है। तो आपने हीट सप्लाई करी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, और कंटेनर जो है वो आपका फिक्स्ड है, तो उसमें वॉल्यूम भी नहीं बढ़ रहा है, तो वर्क डन तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ने के बावजूद भी इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी वो समझिए। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCVT। अब टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ रहे हैं। पहले 4 मोल थे जिसमें से 2 डिसोशिएट हो गए, डायटोमिक 2 मोल डिसोशिएट होंगे तो 4 मोल मोनो एटोमिक बनेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, और जितना इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा वही हीट सप्लाइड के बराबर होगा। क्लियर। तो वही हम करने जा रहे हैं, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो वो हो जाएगी 4 मोल्स थे डायटोमिक के, डायटोमिक का होता है 5R/2, टेम्परेचर था T, ये इनिशियल हो गया। फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो 4 में से 2 मोल तो डायटोमिक अभी भी बचे हुए हैं, तो 2 टाइम्स 5R/2 इंटू T तो रहेगा ही रहेगा। बाकी जो 2 मोल थे डायटोमिक के वो डिसोशिएट होकर मोनो एटोमिक बन गए, तो 2 मोल डायटोमिक डिसोशिएट होंगे तो 4 मोल मोनो एटोमिक बनेंगे, और उसकी जो CV होती है वो होती है 3R/2 इंटू T। तो ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, तो ये हो गया 11RT। और ये इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो ये थी 10RT। तो कितनी हीट सप्लाई करी होगी आपने, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो RT के बराबर आपने हीट इसके अंदर सप्लाई करी होगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज possesses द लार्जेस्ट इंटरनल एनर्जी। इन 4 सेटअप आपको दिए हैं, उसमें पूछ रहे हैं लार्जेस्ट इंटरनल एनर्जी किसकी होगी, ठीक। अब जरा समझिए, इंटरनल एनर्जी के लिए क्या क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, आपको CV चाहिए, और आपको टेम्परेचर चाहिए। इसी से हमें काउंट करना है, तो कैलकुलेशन है वो आपको खुद ही करनी है। जैसे पहले केस में, ढंग से समझिए, पहले केस में 2 मोल आपको दिए हुए हैं और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ठीक, और हीलियम तो ये है, तो हीलियम में आपको पता ही होगा CV कितना होगा, 3R/2, तो पहले वहाँ से सेट कर लोगे। दूसरे वाले केस में 56 kg ऑफ नाइट्रोजन दिया है, तो पहले नाइट kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, और देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। और नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है तो उसका CV भी आपको पता है, और आपको टेम्परेचर भी दिया है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक। 56 kg में नंबर ऑफ मोल्स थाउजेंड्स में जाने वाले हैं, ठीक है। फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। तो अभी इन 3 में से जो मुझे देख के समझ में आ रहा है, तो अभी तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर तीनों का सेम है, तो नाइट्रोजन डोमिनेट करेगी क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही ज़्यादा हैं। क्लियर, ठीक है। और डी पार्ट में आर्गन दी हुई है और उसके मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो कितने मोल्स होंगे, और टेम्परेचर आपको दिया है, तो आप डी के लिए भी कैलकुलेट करो, बी के लिए भी, सबके लिए कैलकुलेट करो, और फिर देखो इंटरनल एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है। और आप सीक्वेंस में अरेंज भी कर सकते हो कि किसकी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद किसकी और कम है, फिर और कम है, फिर और कम, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप इसको अरेंज कर सकते हो। In the figure given, two processes A and B are shown by which a thermodynamic system goes from initial to final state F। इनिशियल स्टेट I है, फाइनल स्टेट F है, और इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं। दो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस A है, एक प्रोसेस B। डेल्टा क्यू एंड डेल्टा क्यू बी आर रिस्पेक्टिवली द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। ए वाली प्रोसेस से जाने में कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा क्यू है। बी वाली प्रोसेस से जाने में कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा क्यू बी, और उन्हीं को कंपेयर करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आराम समझो। आप सेम इनिशियल पॉइंट से सेम फाइनल पॉइंट जा रहे हो, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, आपका सेम होगा, ठीक। लेकिन वर्क डन अलग अलग होगा। वर्क डन बी वाली प्रोसेस में कम होगा क्योंकि उसके नीचे का एरिया कम है, और ए वाली प्रोसेस का वर्क डन ज़्यादा होगा क्योंकि उसके एरिया का, उसका अंडर एरिया ज़्यादा है। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज दोनों में सेम है, बट वर्क डन ए ने ज़्यादा किया है तो ए ज़्यादा हीट मांगेगा, तो डेल्टा क्यू ए बड़ा होगा किससे, डेल्टा क्यू बी से। सो योर आंसर इज डी पार्ट। क्लियर।
व्हेन ए सिस्टम इज टेकिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट अलोंग पाथ आई ए एफ, आगे डायग्राम दिया है, आई से ए होते हुए एफ जाने पे जो हीट सप्लाइड है वो 50 जूल है और वर्क डन 20 जूल है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो 30 जूल हुआ होगा। ठीक ठीक है, पहला केस समझ में आ गया आपको। डेल्टा क्यू कितना है 50 जूल और वर्क डन 20 जूल किया, 50 जूल एनर्जी ली, 20 जूल का काम कर दिया, तो बची हुई 30 जूल एनर्जी कहाँ गई, तो उसने अपनी इंटरनल एनर्जी बना ली। ठीक है, अब दूसरा पाथ है आई से बी होते हुए एफ जाने का है, एक आई से ए होते हुए एफ जाने का, एक आई से बी होते हुए एफ जाने का। उसमें हीट कितनी ली है उसने 35 जूल। ठीक, और वर्क डन कितना किया है, नहीं वर्क डन के बारे में नहीं बताया, फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे। ठीक, वर्क डन हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर एक रिटर्न पाथ है वापस आने का, और उसमें वर्क डन हुआ है -13 जूल फॉर ए कर्व रिटर्न पाथ एफ आई। ठीक है, और इस पाथ के लिए क्यू आपसे पूछ रहे हैं कि क्यू कितना होगा। ठीक है, तो जरा डायग्राम देखते हैं क्या है। ये है डायग्राम। ठीक है, आई से ए होते हुए जो हीट सप्लाई थी वो थी 50 जूल, जो वर्क डन था वो था 20 जूल। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया था जो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा 30 जूल। ठीक, फिर जो वापस आने का पाथ है, इस वाले पाथ का वर्क डन आपको दिया है, डब्ल्यू दिया है -13 जूल, और निकालना क्या था मैं भूल गया, क्या निकालना था एक बार देखते हैं। क्यू पूछा है, हीट एक्सचेंज पूछा है, हीट एक्सचेंज कितना होगा इस पाथ के लिए आपसे क्यू पूछा है, क्यू कितना होगा। ठीक, तो अब मैं एक साइक्लिक प्रोसेस कंसीडर कर रहा हूँ, आई से ए होते हुए एफ जाने की और ये वापस आने की, साइक्लिक प्रोसेस ये कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, ये बी वाले में कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये साइक्लिक प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं। और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो टोटल चेंज होता है डेल्टा यू वो जीरो होता है, क्योंकि जितना आप बढ़ेगी इंटरनल एनर्जी उतनी वापस आ जाओगे, कम हो जाएगी तो घट के जीरो हो जाएगा। ठीक है, पहले केस में इंक्रीमेंट जो हुआ होगा वो डेल्टा यू वन कहता हूँ मैं इसको, और दूसरे केस में जो चेंज हुआ होगा उसको डेल्टा यू टू कहते हैं, और वो दोनों का सम जो टोटल डेल्टा यू होगा नेट वो हो जाएगा जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में ये होता है। अब जाते टाइम इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ गई है, तो डेल्टा यू वन जो होगा वो होगा क्यू वन माइनस डब्ल्यू वन, और डेल्टा यू टू होगा वो हो जाएगा क्यू टू माइनस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फर्स्ट लॉ लगा दिया हमने। क्यू वन कितना था, तो वो था 50 जूल, माइनस वर्क डन कितना किया था 20 जूल। ठीक है, प्लस Q2 आपको निकालना है, Q2 क्यू है वो आपको निकालना है, माइनस W2, जो W2 है वो -13 जूल इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बचेगा आपका 30 जूल, और ये माइनस माइनस प्लस 13, तो ये 30 और 13 ये हो गया 43 प्लस Q इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो Q आ रहा है उस प्रोसेस का, रिटर्न प्रोसेस का, वो -43 जूल आ रहा है। सो योर आंसर इज डी पार्ट। क्लियर, ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी बी वाले पाथ की वो यूजलेस है, वो हमारे किसी काम नहीं आई। पीवी ग्राफ आपको दिया है, थर्मोडायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ए से बी जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहा है, और बी से सी जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, द वर्क डन बाय द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी इज 30 जूल एंड 40 जूल हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यानी पूरे ए से बी से सी पूरे की बात कर रहे हैं। इसमें जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है 30 जूल, और जो हीट सप्लाई करी है आपने वो है 40 जूल। ठीक, अभी पूछ रहे हैं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच की इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो करना ही कुछ नहीं है, आपको फर्स्ट लॉ लगाना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, सब कुछ तो दिया है आपको। हीट कितनी सप्लाई करी 40 जूल, इंटरनल एनर्जी में चेंज वो आपको निकालना है, और वर्क डन कितना है 30 जूल, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज सिर्फ कितना आया होगा 10 जूल। पीवी डायग्राम ऑफ 2 ग्राम हीलियम दी हुई है, ग्राम का नोटेशन जी होता है, जीएम नहीं होता है, सिर्फ जी। 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस फॉर ए सर्टेन प्रोसेस ए टू बी शोन इन ए फिगर, ए से बी प्रोसेस में 2 ग्राम हीलियम यूज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द हीट गिवन टू द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू बी में हीट कितनी सप्लाई करी होगी वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रोसेस है इसमें हम दोनों चीज़ें निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी में चेंज, वर्क डन, और दोनों को जोड़ के हीट सप्लाई बन जाएगी। तो मान लिया मैंने यहाँ टेम्परेचर T0 था, ऐसे मान लिया P0 V0, तो टेम्परेचर T0,
तो यहाँ टेम्परेचर कितना होगा, तो प्रेशर भी डबल हो गया, वॉल्यूम भी डबल हो गया, तो टेम्परेचर 4 गुना हो गया होगा 4 टी नॉट। ठीक, इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पी नॉट वी नॉट इक्वल टू क्या था आपका एन आर टी नॉट। चलो एक ही करके निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरनल एनर्जी का चेंज। ओके, तो डेल्टा यू कितना होगा, तो वो होगा एन, एन कितना होगा हाफ। ठीक है, हीलियम 2 ग्राम लिया आपने, तो हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4 होता है, तो हाफ मोल हो जाएगा एन आर, एन ही रहने देते हैं क्योंकि हम एन आर टी नोट को वापस पी नोट वी नोट डालेंगे, क्योंकि सारे आंसर पी नोट वी नोट में है। तो ये 2 ग्राम हीलियम जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजलेस हो जाएगी, वो आपके किस काम आएगी नहीं। ठीक है, तो फाइनल डेल्टा यू निकालते हैं। फाइनल कितना, एन आर 4 टी नॉट, ये फाइनल इंटरनल एनर्जी है, सॉरी एन सी वी, सी वी कितना होगा हीलियम के लिए, मोनो एटॉमिक है तो 3r/2 इंटू डेल्टा टी कितना होगा 4 टी नॉट, टी नॉट तो ये 3 टी नॉट हो जाएगा। तो ये होगा इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 9/2 एन आर टी नॉट, और उसको हम लिख सकते हैं पी नॉट वी नॉट। पहला काम। दूसरा काम वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इसका एरिया अंडर कर्व होगा, ट्रिपेजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये है पी नॉट और ये है 2 पी नॉट, तो ये कितना हो जाएगा 3 पी नॉट इंटू सेपरेशन बिटवीन द साइड्स, तो ये होगा वी नॉट। तो ये तो डायरेक्ट 3/2 पी नॉट वी नॉट आ गया। तो हीट कितनी सप्लाई करी होगी, तो हीट सप्लाइड होगी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस। तो 3/2 और 9/2 ऐड करेंगे तो ये 12/2 आ जाएगा, यानी ये बनेगा 6 पी नॉट वी नॉट। सो योर आंसर इज बी पार्ट। (29) Volume versus temperature graph of 2 moles of helium gas is shown in a figure. The ratio of heat absorbed and the work done in process A1 to 2. Heat absorbed ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, और आपको रेशियो निकालना हीट एब्जॉर्ब्ड और वर्क डन का। तो सबसे पहले समझो ये है क्या, ये जो वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है तो वो प्रेशर कांस्टेंट का आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है एन सी पी डेल्टा टी, और वर्क डन जो होता है वो होता है एन आर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी एन और एन ये सब कैंसिल आउट हो गया। सी पी जो होता है हीलियम है, हीलियम के लिए सी वी होगा 3r/2, तो सी पी हो जाएगा 5r/2, तो ये हो गया 5r/2, और नीचे क्या है आर, तो आंसर आपका आया 5/2। क्लियर।